जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली पोषण विधियों का उल्लेख करें। यानी कि इसमें दो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि पहला तो पोषण किसे कहते हैं और जीवों में होने वाली जो पोषण विधियां होती है उसका हमें उल्लेख करना है, उसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाती है। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। ठीक है, एक होता है स्वपोषण जिसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, दूसरा होता है परपोषण जिसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो चलिए बारी बारी से इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हमारा है स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है? तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। जैसे सभी हरे पौधे क्या हो जाएंगे? स्वपोषी हो जाएंगे। ठीक है, उनमें स्वपोषण की प्रक्रिया होती है। दूसरा परपोषण क्या होता है? तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, परपोषी कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। परपोषण जो होती है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है मृतजीवी पोषण। क्या है? सबसे पहला है मृतजीवी पोषण, उसके बाद है परजीवी पोषण और उसके बाद है प्राणिसम पोषण। इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे उल्लेख करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मृतजीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं या पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, यह प्रक्रिया मृतजीवी पोषण कहलाती है तथा मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ। ठीक है, ये जो हो जाएंगे मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जिसमें आपका आ जाएगा गोबर छत्ता भी मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है परजीवी। चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसका उल्लेख करते हैं। तो परजीवी वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करने की यह विधि परजीवी पोषण कहलाती है। तो यह हमारा क्लियर हो गया। परजीवी पोषण में जैसे आपका आ सकता है अमरबेल, जैसे कई जंतुओं में गोल्डक्रीमी आ सकता है, हुकवर्म आ सकता है, टेपवर्म आ सकता है, मलेरिया आ सकता है। मलेरिया भी क्या है? परजीवी है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मलेरिया है, तो याद रखिएगा मलेरिया क्या है? परजीवी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणिसम पोषण। प्राणिसम पोषण क्या है? तो पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करने प्राणिसम पोषण कहलाती है। जिस जीव में इस विधि द्वारा पोषण होता है उसे प्राणिसम भोजी या प्राणिसम पोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सभी क्या है? ठीक है, तो ये सभी जो है प्राणिसम पोषण करने वाले जीव है, यानी प्राणिसम भोजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। चलिए देखते हैं उत्तर क्या होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल युक्त पौधे में होती है, वैसे पौधे में होती है जिसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ पहला होता है पर्णहरित या क्लोरोफिल। यहीं पे हमने लिखा है कि पौधों के लिए समझिएगा, पौधों के पत्तियों में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है? पौधों के पत्तियों में उपस्थित होता है। दूसरा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा स्तर, तीसरा नंबर जो आवश्यक होता है वो होता है जल। तो ये जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। इसमें आयन के रूप में खनिज लवण भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पौधे भोजन अणु यानी खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं किस रूप में? तो आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा किस रूप में ग्रहण करते हैं? आयन के रूप में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे आप देखिए चौथा जो आवश्यक पदार्थ है वो है सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश जो होता है सूर्य प्रकाश से प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से सूर्य प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं पौधे। सूर्य प्रकाश के साथ आने वाली विकिरण ऊर्जा को क्लोरोफिल जो होता है ट्रैप या विपास करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जब सूर्य की किरणें हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का
अवशोषण करता है तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल दो भागों में अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। इनमें ऑक्सीजन स्टोमाटा या रंध्रों द्वारा बाहर निकल जाता है तथा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाता है। यह प्रक्रिया जो होती है 2 चरणों में होती है। मतलब ये सारी जो प्रक्रिया होती है जो हमने बताया यह 2 चरणों में होती है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में होती है। पहला होता है प्रकाश अभिक्रिया। इस चरण में प्रकाश का होना आवश्यक है। इसी चरण में हाइड्रोजन का जल का विखंडन होता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है। पहला चरण है कि प्रकाश अभिक्रिया में ही क्या होता है कि इस अभिक्रिया मतलब प्रकाश अभिक्रिया मतलब पहले चरण में किसका होना? प्रकाश का होना आवश्यक होता है और इसी में जल का विखंडन होता है और इसी में ऑक्सीजन मुक्त होता है। जल के विखंडन से ही ऑक्सीजन मुक्त होता है, आगे हमने देखा। नेक्स्ट जो इसका दूसरा जो चरण होता है वो होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है? तो इस चरण में प्रकाश की अनुपस्थिति होना आवश्यक है या अनिवार्य है। इस संपूर्ण प्रक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 6CO2 12H2 प्लस 12H2O गिब्स। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी ये इसकी दशा हो जाएगी। और C6H12O6 बनेगा यानी ग्लूकोज बनेगा, इसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। और ये 6O2 बनेगा यानी कि ऑक्सीजन बनेगा और ये 6H2O यानी कि जल बनेगा। तो ये रहा हमारी प्रकाश संश्लेषण का संक्षिप्त वर्णन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो एक प्रयोग द्वारा दर्शाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। यानी एक प्रयोग द्वारा हमें यह बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। देखिए यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से लेकर के पूरा लेकर के उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये आपको लिख लेना है यहाँ तक। ये जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिखेंगे तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें जो आपको अनावश्यक चीजें लगेंगी जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको आप छाट करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाई आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। ठीक है, यानी हमें क्या करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाई आवश्यक है, इसे हमें क्या करना है, इसे साबित करने के लिए हमें एक प्रयोग द्वारा वर्णन करना है। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है एक लंबी, यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आपको लिखना है। यहाँ से लिखने के बाद इधर थोड़ा सा और है और यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसमें भी जो आपको अनावश्यक चीज़ें लगेंगी, जो अनइम्पोर्टेंट बातें लगेंगी उसको आप छाट करके लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में भोजन का वर्णन करें। ठीक है, अमीबा का भोजन क्या है और अमीबा में जो भोजन है इसका वर्णन करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है, अमीबा यहाँ से लेकर के यहाँ से आपको लिखना है और ये सभी लिखते हुए यहाँ तक आपको लिखना है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। अमीबा एक प्राणिसमपोषी जीव है। यह मृदुजलीय, एककोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एककोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। अमीबा में भोजन अंतर्गहन, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे अमीबा में भोजन के अंतर्गहन के लिए मुख जैसी कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। ठीक है, भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। ये कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपादों के सिरे तथा पार्श्व सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह एक भोजन राजधानी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक भोजन राजधानी का निर्माण हो जाता है, जिसमें भोजन के साथ साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन भोजन राजधानी में ही एंजाइमों द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन भोजन राजधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर के सतह से किसी भी भाग में अस्थायी छिद्र का निर्माण करता है, जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो ये हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए
क्या है, यहाँ पे भोजन है अमीबा के बिल्कुल समीप। तो ये भोजन के चारों ओर यहाँ पे क्या किया, ये कुटपाद है, ये दोनों कुटपाद है, कुटपाद का निर्माण किया है। ये कुटपाद की ये जो दोनों सिरे होंगे, पार्श्व सिरे, ये आपस में जुड़ेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह जुड़ करके एक भोजन राजधानी का निर्माण किए। यहाँ पे भी आपको और संक्षेप में बताया गया, देख सकते हैं। जैसे अपचा भोजन यहाँ से बाहर निकल रहा है, जैसे ये अपचा भोजन है, इसको बाहर निकालना है तो इसके लिए क्या करेगा, एक अस्थायी छिद्र का निर्माण करेगा, जिस अस्थायी छिद्र से बाहर निकल जाता है। देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे है अमीबा में अपचे भोजन का बहिष्करण। तो यहाँ में हमने अंतर्ग्रहण देखा और यहाँ पर हमने बहिष्करण देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिएगा, मनुष्य के आहारनाल की रचना का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए मनुष्य का उत्तर देखते हैं। मनुष्य का आहारनाल अत्यंत कुंडलित रचना है, जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। आहारनाल के विभिन्न भागों का संरचना का वर्णन इस प्रकार है। चलिए हम बताते हैं आपको, इसके बाद आपको क्या करना है। देखिए मुख गुहा जो है, मुख गुहा में जो आपको इंपोर्टेंट बातें जो आपको लग रही है वो आपको मुख गुहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे कुछ हेडिंग डाल देनी है, ऐसे कुछ हेडिंग डाल देनी है मुख गुहा, और मुख गुहा में जितने भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो आपको क्या कर लेनी है, इसमें से देख करके आपको लिख लेनी है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हों वो आपको लिख लेनी है। उसके बाद आपको ये छोड़िए, ये आपको नहीं लिखना है। उसके बाद ग्रसनी के बारे में आपको लिखना है, ये भी आप हो सकेगा तो लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको दूसरा जो है आहारनाल का दूसरा भाग है ग्रसनी, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, इतना ही है, ये ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आप ग्रासनली के बारे में लिख दीजिएगा, ये ग्रासनली के बारे में यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद अमाशय के बारे में थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये अमाशय के बारे में। उसके बाद आप क्या लिखिएगा, एक छोटी आंत के बारे में लिखिएगा, हेडिंग डाल करके छोटी आंत। उसके बाद आपको छोटी आंत के बारे में क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको लिखना है छोटी आंत के बारे में। ये अगर आप एकृत नहीं लिखते हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये बड़ी आंत के बारे में आपको लिख देना है। अगर आप चाहते हैं एकृत और ये अग्नाशय को लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद बड़ी आंत को आप लिख लीजिएगा, और बड़ी आंत को जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी उसको ही लिखना है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको ही लिखना है। ये नहीं कि सभी धक करके छाप देना है, ऐसे नहीं करना है आपको। ऐसे कुछ हेडिंग डाल करके आपको क्या करना है, जैसे मुख गुहा के बारे में तो पहले मुख गुहा हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी उसको वहां पे लिख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि मनुष्य के आहारनाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या हो जाएगा। मनुष्य के आहारनाल में पाचन की क्रिया का वर्णन निम्नांकित है। पहला है मुख गुहा। ठीक है, मनुष्य के आहारनाल का पहला भाग क्या, मुख गुहा। मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मुख में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। लार ग्रंथिया से निकली लार भोजन में अच्छी तरह से मिल जाती है। लार में उपस्थित एंजाइम भोज्य पदार्थ में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। लार भोजन को लसरदार, चिकना और लुगदीदार बना देता है, जिससे भोजन ग्रासिका द्वारा आसानी से अग्नाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अमाशय। इसके बाद आप कहेंगे कि ग्रसनी और ग्रासनली कहा गया, तो ग्रसनी और ग्रासनली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रसनी में क्या होता है कि ये निगल द्वारा ये ग्रासनी में आता है, और ग्रासनी में क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, और ये क्रमाकुंचन के बाद डायरेक्ट अमाशय में चला आता है। तो चलिए अमाशय अब हम लोग देखते हैं। भोजन अब अमाशय में पहुँचता है। ठीक है, भोजन अब कहाँ पहुँचता है, अमाशय में पहुँचता। अब देखिए वहाँ भोजन का मंथन होता है, जिससे भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। भोजन में HCl माध्यम को अम्लीय बना देता है। भोजन में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, माध्यम को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। तब तथा भोजन को सड़ने से रोकता है। अमाशयी पाचक रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है या तोड़ देते हैं। इसमें भोजन का स्वरूप अब गाढ़ी लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। ठीक है, अब अमाशय में भोजन इस सभी प्रक्रिया के बाद कैसा हो जाता है, गाढ़ी लेई की तरह हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं काइम। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, काइम कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी कि अमाशय में भोजन होता है तो याद रखिएगा गाढ़ी ले की तरह या काइम देता है। छोटी आंत में सबसे पहले छोटी आंत 3 भागों में बताया, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी पहला भाग होता है, जेजुनम मध्य भाग होता है, और इलियम ग्रहणी, और इन सभी को समझते हैं। चलिए ग्रहणी क्या है, अमाशय में पाचन के बाद भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है। यकृत से आया पित्त रस भोजन से अभिक्रिया कर वसा का पायसीकरण कर देता है। ठीक है, करता है। ठीक है, भोजन का माध्यम क्षारीय बना देता है। कौन, ये पित्त जो होता है भोजन का माध्यम कैसे बना देता है, क्षारीय बना देता है, जिससे अग्नाशय में आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं, इससे भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा पच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है इसी का अंतिम पार्ट है इलियम। किसका, छोटी आंत का। बीच वाला पार्ट है जेजुनम, जिसे हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये उतना मोस्ट इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे इलियम में। इलियम के बारे में देखिएगा, ग्रहणी में पाचन के बाद जब भोजन होता है वो इलियम में पहुंचता है, ठीक है। तो वहाँ आंत रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देता है। आंत की विलाई द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषित भोजन रक्त में पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है छोटी आंत। छोटी आंत में कोई पाचन नहीं होता है। देखिए इलियम में पाचन एवं अवशोषण के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, वहां पर अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का अपशिष्ट एकत्रित हो समय समय पर मलद्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब किस में होता है? तो बड़ी आंत में होता है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।